अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाज़िर हूँ। माज़रत ख़्वाह हूँ कि आप लोगों को जो है प्रीवियस एपिसोड का ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी कम मिला। बहुत ज़्यादा कम तो नहीं था, 40 मिनट तो तकरीबन था, लेकिन मैक्सिमम जो है 50 से 55 मिनट का होता है। लेकिन वो 40 मिनट भी मैंने बंद होती हुई आंखों से मुकम्मल किए थे कि चलो थोड़ा सा तो ड्यूरेशन और हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती सवार थी मेरे ऊपर। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं मैंने नींद की गोली शायद खाई हुई है, जिसकी वजह से मुझे इतनी शदीद नींद आ रही है। ज़बरदस्ती आंखें खोल खोल कर जो है वो मैंने रिकॉर्डिंग की थी, और शायद मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को महसूस हो रहा हो कि किस कदर शदीद मैं मतलब सुस्त थी। बहुत ज़्यादा सुस्ती मुझ पर सवार थी और बहुत शदीद नींद आ रही थी। तो आज फिर ऐसा करते हैं कि दूसरे चैनल पर जो है वो नावल मुकम्मल हो गया है, तो आज जो है इस नावल की एपिसोड आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा ड्यूरेशन के साथ मिल जाएगी, ताकि आपके जो कल का ड्यूरेशन कम रहा वो कवर हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। इस नावल की फरमाइश हमसे की है रंजना गुप्ता और सैफुल्ला ख़ान ने। नावल का नाम है रेखज़ार तमन्ना और इसकी मुसन्निफ़ा है माहा मलिक, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 5। डबल ड्यूटी निपटाकर वो बेहद थकी हुई लौटी थी। गाड़ी लॉक करके वह अंदर की जानिब बढ़ने लगी, जब उसकी निगाह लॉन में बैठी अनीका और उसकी दोस्त पर पड़ी। वो उससे सलाम दुआ करने की गर्ज से लॉन में चली आई। कैसी हो इरम? एकदम फर्स्ट क्लास, आप सुनाइए, बहुत थकी हुई लग रही हैं। हाँ, थकी हुई तो हूँ, डबल ड्यूटी निपटा कर आ रही हूँ ना। वो सस्ताने की गर्ज से वहीं लॉन चेयर पर टिक गई। चाय बनाओ आप ही? अनीका ने पूछा। पिला दो यार। उमर कहाँ है? उसे ख्याल आया। अपने कमरे में है, मैं उसे होमवर्क करवा रही थी जब इरम आई। होमवर्क तो कंप्लीट हो चुका था, टीवी पर कार्टून लगाकर छोड़ आई हूँ, उसे देख रहा होगा। उसने चाय बनाने के साथ साथ उसे तफसील से भी आगाह किया। उसकी उर्दू राइटिंग कमज़ोर है अनीका, ज़रा उस तरफ ध्यान दिया करो, लफ्ज़ों की बनावट ठीक नहीं है उसकी। उसने चाय का कप थामकर घूंट भरा। बातें बनाने में नंबर 1 है आपका बेटा, लिखाई में जाने कैसे कमज़ोर पड़ गया। शहला मुस्कुरा दी थी। अपनी माँ के सामने मुझे तो पासिंग मार्क्स भी नहीं देता, अनीका इरम को बताने लगी। हालांकि आप ही के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारता जितना मेरे साथ गुजारता है। अपने पापा के बारे में तो पूछता होगा, इरम पूछ बैठी। अनीका फीकी सी पड़ गई। शहला घूंट भरते भरते रुक गई। हाँ पूछता है, बहुत पूछता है। फिर वो बोली, और मैं उसे बताऊंगी भी ज़रूर, सब कुछ बताऊंगी, बस ज़रा समझदार हो जाए, मामलात को जस्टिफाई करना सीख ले। ऐसी बातें बच्चों से छुपाई तो नहीं जा सकती ना कभी तो। उसने आखिरी घूंट भरा। फिर वो चाय का खाली कप मेज़ पर रख कर खड़ी हो गई। मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ, एक्सक्यूज़ मी। वो अपना बैग संभाल कर अंदर की जानिब बढ़ गई। तुम्हारी आप भी कितनी प्यारी है ना, इरम उसकी पुश्त पर लहराती स्याह चोटी पर निगाह जमाए हुए बोली। अल्लाह मियाँ ने भी बाज़ लोगों के दिल ना जाने किस मिट्टी से बनाए हैं। इस कदर भरपूर हुस्न भी बेअसर हो सकता है अनीका। अनीका महज मुस्कुराकर खामोश हो रही। खाली उस जहनी के आलम में चलती हुई वो अंदर आई। घर के मरकजी हिस्से में दाखिल होकर दाएं हाथ पर सबसे पहले उसका ही कमरा पड़ता था। वो अंदर चली आई। बेदिली से बैग एक कोने में फेंक कर उसने ओवरऑल उतारा और कुर्सी की पुश्त पर डाल दिया। फिर वो कुर्सी पर ढीले ढाले अंदाज में बैठ गई। चंद लम्हे इसी तरह गुजार देने के बाद उसने इधर उधर देखा। टीवी ऑन था, टॉम एंड जेरी चल रहे थे, लेकिन उमर कमरे में ना था। उसने टीवी ऑफ किया, आगे बढ़कर वॉशरूम में झांका, वो वहाँ भी ना था। कुछ सोचकर वो कमरे से निकली। लाउंज में आकर वो ठिठक कर रुक गई। उमर सामने सोफे पर इस तरह बैठा था कि शहला की जानिब उसकी पुश्त थी। उसने कान से फ़ोन का रिसीवर लगाया हुआ था। शायद अब्बास का फ़ोन है, उसे ख्याल आया, लेकिन अब्बास लाहौर से इतनी लंबी कॉल तो नहीं करता। ये मज़े से रिसीवर कान से लगाए बैठा है। वो आगे बढ़ आई। मम्मा वो तो सबसे अच्छी हैं, इतनी प्यारी हैं, वो कह रहा था। आपने देखी हैं? कब? आपने कब देखी हैं? जी नहीं, आप मेरी मम्मा को नहीं जानते। शहला को उलझन होने लगी। वो आखिर किससे महवे गुफ्तगू है। वो उसके ऐन पीछे जा खड़ी हुई। जी हाँ, हॉस्पिटल तो जाती हैं। हाँ जी, तो क्या हुआ? मेरी खाला जानी मेरा ख्याल रखती हैं। वो तो मम्मा से ज़्यादा प्यार करती हैं, डांटती भी नहीं। पता है मेरी मम्मा डॉक्टर है ना, वो कहती हैं डॉक्टर के घर वालों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वरना दूसरे मरीज़ ठीक कैसे होंगे। शहला ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उसके हाथ से ले लिया। उसने हाथ उमर के लबों पर रख दिया। फिर भी यार, ये सेक्रीफाइस का फ़लसफ़ा अपनी समझ से बाहर है। दूसरी जानिब से कोई कह रहा था,
दुनिया ठीक हो जाए और डॉक्टर के घर वाले बीमार होते जाएं, कोई दुख है? शहला पत्थर की हो गई। उसकी आंखें हैरत और सदमे से फट गईं। पापा तो डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन मम्मा नो परमिशन। ओके, मम्मा का काम घर पर रहना है, आपको लुक आफ्टर करना है। डू यू अंडरस्टैंड? शहला ने कुछ कहे बिना रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। उसका दिल पूरी कुव्वत से धड़क रहा था। उसकी कनपटियाँ चटक रही थीं। मम्मा फ़ोन क्यों बंद कर दिया? अंकल बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। उसने चौंक कर उसे देखा। मेमने का सा मासूम चेहरा ऊपर को उठाए वो अपनी खूबसूरत स्याह आंखों से उसे तक रहा था। उमर मेरी जान। उसने उसे सीने से लगाकर चटाचट चूमना शुरू कर दिया। आंसू रवानी से उसका चेहरा भिगो रहे थे। आजकल वो रात में समिया और सोबिया के पास चली जाया करती थी। पहले पहल बीमारी में उसने ऐसा किया था। यूँ हुआ कि उसका वहाँ दिल लगने लगा। अपने घर में वो तन्हाई से लड़ लड़ कर नीम चाह हो जाया करती तो नींद की वादी को उस पर तरस आता था, लेकिन समिया सोबिया के साथ उसे वक्त के गुजरने का एहसास भी ना होता था। वो लोग 12-12 बजे तक हंसी मजाक करती, बिस्तरों में दुबक कर भी बातें करती रहती, यहाँ तक कि किसी एक लड़की की जानिब से मुकम्मल खामोशी छा जाने से दूसरों को अंदाज़ा होता कि वो सो चुकी है। चंद रोज़ में उसे इस मामूल की इतनी आदत पड़ गई कि अब वो रोज़ ही वहाँ जाया करती थी। फिर आज शाम इरफान शौकत की आमद से उसके एहसासात किसी साज के तारों की मानिंद तने हुए थे। वह हाकिम चचा से इस मामले को डिस्कस करना चाहती थी। किचन में रखे चंद एक गंदे बर्तन धोकर उसने जगहों पर रखे, फिर किचन का दरवाज़ा बंद करके सहन में चली आई। दुपट्टे को खोलकर वो सही तरह से ओढ़ रही थी जब दरवाज़ा बजा। इस वक्त कौन आ गया? उसे उलझन हुई। कौन है? आगे बढ़कर उसने पूछा। बदर, मुख्तसर जवाब आया। रबिया ने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर बदर खड़ा चोरों की मानिंद इधर उधर देख रहा था। क्या बात है? उसके माथे पर शिकने पड़ गईं। वो ज़रा सी बात करना थी, मैं अंदर आ जाऊं? रबिया ने ठंडी सांस भरी। अक्सर उसे बदर के मोहब्बतनामे समिया तक पहुंचाने पड़ते थे। ये काम उसे सख्त नापसंद था, फिर भी वो बहालते मजबूरी अज़द कराहियत से ये काम किया करती। असल में उसे बदर ही नापसंद था, लेकिन अपनी बचपन की दोस्त को ये कहकर हमेशा के लिए खफा कर देने की हिम्मत उसमें ना थी। हाँ कहो, क्या बात है? रबिया ने उसे अंदर आ जाने का रास्ता तो दे दिया, लेकिन वो चाहती थी कि वह जल्द अज जल्द वहाँ से चला जाए। वो बात करना थी। उसने दांत निकाले। हाँ तो करो, क्या कहना है? समिया से। मैं वहीं जा रही हूँ। नहीं, समिया से मैं भला क्या बात करूँगा, मुझे तो तुमसे करनी है। उसके दांत अंदर ना जाते थे। मुझसे? रबिया को हैरानी हुई। अच्छा कहो, वो तुम नाराज़ तो नहीं होगी? रबिया को सख्त उलझन हुई। देखो बदर, मुझे पहले ही देर हो रही है। वो रबिया, अम्मा चाहती हैं मेरी तुमसे शादी हो जाए। वो ये कहकर शर्मा गया। ओह, रबिया पर मनो ओस पड़ गई। नफीसा खाला ने उससे इस ख्वाहिश का इजहार किया था और रबिया ने उन्हें साफ इनकार भी कर दिया था। देखो बदर, तुम परेशान मत हो, उसने उसे समझाना चाहा। खाला ने बात की थी मुझसे और मैंने उन्हें मना भी कर दिया था। तुम इस बात की फ़िक्र मत। लेकिन तुमने क्यों मना किया? उसकी बात उसके लबों में ही रह गई थी। वो कह रहा था, मैं क्या तुम्हें बुरा लगता हूँ रबिया? तुम तो मुझे बहुत प्यारी लगती हो, बहुत ज़्यादा। वो समिया चुड़ैल तो ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ रही है। यकीन मानो मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। तुम अम्मा को हाँ कह दो, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रबिया आंखें फाड़े उसका चेहरा देख रही थी। ये वही बदर था जिसके तवील तरीन मोहब्बतनामे समिया उसे ज़बरदस्ती सुनाया करती थी, जिनमें अपनी मोहब्बत की सच्चाई का सबूत पेश करने के लिए वो हर तरह की कसम उठाने को तैयार रहा करता था। बोलो ना रबिया, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? दफान हो जाओ यहाँ से, वो भराई हुई आवाज़ में बोली। सैया बिना घर सोना, सैया बिना घर सोना। मुगन्निया की आवाज़ सीडी प्लेयर से निकलकर पूरे घर में फैल रही थी। वो बेड पर आंखें मूंदे लेटी थी। घर वाकई बेहद सूना मालूम हो रहा था। हर चंद के वहाँ महज एक नफ्स की कमी हुई थी। कल शाम की फ़्लाइट से वो वापस गया था और एकान को ऐसा लगता था जैसे वो आया ही ना था, जैसे उसने कुछ देर को आंख लग जाने पर कोई ख्वाब देखा था। आंख खुलने पर सब कुछ पहले की तरह था। सूना घर, सूना दिल, खाली घर, खाली आंखें। वो बेदिली से उठकर दरीचे में आ खड़ी हुई। नीचे सड़क पर ट्रैफिक रवां दवां था। लोगों से भरी हुई वैगनें, बसें, गाड़ियाँ। रात की आमद का ऐलान होते ही लोग अपने अपने घरों को भाग रहे थे। सभी को घर पहुंचने की जल्दी थी। सबके घरों में उनकी बीवी बच्चे मुंतज़िर थे। वो वहीं खड़ी बेमकसद ही सोचे गई। कामकाज से फारिग होकर नहाई धोई साफ़ सुथरी औरतें हर थोड़ी देर बाद चौंक कर घड़ी की सिमत देखती होंगी। मियाँ लगे बंधे टाइम पर घर लौटता हो तो मिनट मिनट का भी हिसाब होता है, और कुछ नहीं तो छोटा बच्चा ही पूछ लेता है, पापा अभी तक नहीं आए? मखसूस वक्त होते ही बज उठने वाली बैल या इंतज़ार के तनाव को ख़त्म करती हारन की आवाज़ कितनी भली लगती होगी।
आंसू यूं ना बहाओ, मोती ना लुटाओ। सीडी प्लेयर पर मुगन्निया की आवाज़ उभरी तो वो चौंक उठी थी। रुकता नहीं है वक्त का धारा, पल पल बदले जीवन प्यारा। उसने प्लेयर ऑफ कर दिया। वक्त का धारा तो वाकई नहीं रुकता, लेकिन कभी कभी बहता हुआ पानी भी साकत लगता है। बहाव की खबर ही नहीं होती। घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, मगर वक्त जैसे एक जगह रुका हुआ मालूम होता है। इंतज़ार की जानलेवा कैफियत को वही जान सकता है जो इस कैफियत से गुज़रता है। मैंने 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। 4 साल। उसकी कनपटियाँ दर्द करने लगीं। मैं तुम्हारी तरह कनूती नहीं हूँ, उसने कहा था, लेकिन इस वक्त वो शदीद तरीन कनूतियत का शिकार हो रही थी। उसके अंदर शदीद तरीन हब्स हो रहा था। जी चाहता था वजूद में कोई खिड़की हो जिसके पट वाह करके वो अपने अंदर के हब्स को कम कर सके। साल भर में 4 मौसम होते हैं। साल गुजरते गुजरते इंसान 4 मौसमों से लुत्फ़अंदोज़ हो लेता है। मेरे जीवन में बस एक इंतज़ार का मौसम है। मिलन की घड़ियाँ तो जैसे पल भर के लिए आती हैं, उसके बाद फिर वही इंतज़ार का मौसम। हयात विला के सभी मकीनों ने कल उससे बेहद इसरार किया था कि वो आशिर को सी ऑफ करने के बाद उनके साथ हयात विला चले, लेकिन उसने इनकार कर दिया था और अपने घर चली आई थी। उदासी इतनी ज़्यादा थी कि ख़ुद को किसी तौर पहलाने को भी जी नहीं मानता था। वो अपने आप से भी रूठी हुई थी। ममा, मोमिन ने उसे पुकारा था। जी बेटा। वो चौंक उठी। आपके सर में दर्द है? वो उसे तरहम भरी निगाहों से देख रहा था। एकान के लबों पर उदास सी मुस्कुराहट तैर गई। नहीं बेटा, उसने प्यार से उसका गाल सहलाया। फिर आप ऐसे क्यों बैठी हैं? कैसे? उससे हैरानी हुई। इतनी बुरी सी शक्ल बनाकर। उसने माँ की ठोड़ी छुई। एकान को बेसाख्ता हंसी आई थी। वो कुछ देर हंसती रही। पता है मम्मा, जब स्कूल में मेरी मिस के सर में दर्द होता है ना, तो वो ऐसी ही शक्ल बना लेती हैं। सब बच्चे डरकर चुप हो जाते हैं। एकान से हंसी पर काबू पाना मुश्किल हो गया। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तौबा है, तुम बच्चे भी ना। उसने मोमिन को खुद से करीब कर लिया। भाई दावे, कभी आपने अपनी मिस से सर दर्द की वजह नहीं पूछी? नहीं मम्मा, उसने नफ़ी में सर हिलाया। हाँ, पूछना भी मत। हम सभी दुखी औरतों के सर दर्द एक से होते हैं, बस नामों का फ़र्क होता है। अचानक ही उसकी कैफियत तब्दील हो गई। किसके नामों का? सरताज, वो मेरा मतलब है सर दर्द के नामों का। वो शरारत से मुस्कुरा दी। आप मुश्किल मुश्किल बातें कर रही हैं, उसने मुंह बनाकर कहा। मेरी समझ में नहीं आती। हाँ बच्चे, आखिर सपूत किसके हो? उसने मोमिन का सर हिलाया। ये बातें तुम्हारी समझ में क्यों आने लगी? बुरी सी शक्ल नज़र आ सकती है, जलता हुआ दिल दिखाई नहीं देता। हाँ, आपका दिल जल रहा है मम्मा? वो फ़िक्रमंद हो गया। उसने भोली सी सूरत बनाकर अस्पात में सर हिलाया। पूछेगा कैसे? पूछना भी बुरा है बच्चे, इसे जलने ही दो। उसने आह भरी। मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। वो किचन की जानिब दौड़ गया। एकान मुस्कुरा दी थी। कुछ देर कबल उसने वजूद का हब्स ख़त्म करने के लिए एक खिड़की की ज़रूरत महसूस की थी। अपने बेटे की भोली भाली बातों से उसे एहसास हुआ था जैसे कोई खिड़की चुपके से खुल गई थी। ताज़ा हवा के झोंकों से यासियत की सीलन ज़दा बास ख़त्म हो गई थी। उसने खिड़की की पुश्त से सर टिका दिया। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लगती हो? खैर तो है? चाय का घूंट भरती समिया ने गौर से उसकी सूरत देखी। वो घुटनों पर ठोड़ी धरे खामोश बैठी थी। समिया की बात का उसने कोई जवाब ना दिया। वो उसे क्या जवाब देती? अपनी परेशानी की वजह उसे बताकर वो अपनी वाहिद दोस्त को खोना ना चाहती थी। वो उसे अच्छी तरह जानती थी। बदर के मुकाबले में वो कभी रबिया को सच्चा ना जानती। सारी बात सुनकर वो अपने दिल में रबिया को कसूरवार ठहराती, ख्वाह ज़बान से वो इसका इजहार करती या ना करती। वो सारी रात जागती रही थी। सोच सोच कर उसके एसाब शल हो गए थे। बदर की बात ने उसे सख्त सदमे से दो चार किया था। हालांकि यही बात नफीसा खाला ने भी की थी, लेकिन उनकी बात दूसरी थी। उन्हें बदर और समिया के माबैन कायम बेनाम रिश्ते का इल्म ना था। फिर उन्होंने महज रबिया की हमदर्दी में और उसे सहारा देने के लिए ये बात की थी, लेकिन बदर, उसकी सोचों के तार दुख से टूटने लगते थे। उसने समिया के नाम लिखे गए उसके सब मोहब्बत नामे पढ़े हुए थे। वो ना पढ़ती तो समिया ज़ुबानी उसके लिखे हुए डायलॉग सुनाती रहती। पढ़ पढ़ कर उसे वो सब अजबर जो हो जाते थे। वो उन दोनों की हर खुफिया मुलाकात से वाकिफ़ थी। समिया के ट्रंक में छुपे हुए तमाम तहाइफ का अहवाल उसे पता था कि वो कब और किस मौका पर दिए गए थे। और वो बदर उससे कहता था कि उसे तो हमेशा से रबिया पसंद थी, समिया में उसे कोई दिलचस्पी नहीं। वो दावा करता था कि समिया खुद उसके पीछे पड़ी हुई है, जबकि वो उससे बेजार है। रबिया को मर्द ज़ात से खौफ महसूस हो रहा था। उसकी ज़ात के अंदर धोखाबाजी, झूठ, फरेब, खोट के सभी हिसाब किताब गैर महसूस तरीके से फीड हो रहे थे।
اس کی آنکھیں کھل رہی تھیں، اسے دنیا دکھائی دے رہی تھی۔ کہاں کھو گئی ہے؟ سمیہ نے اس کا کاندھا ہلایا۔ میں تجھ سے پوچھ رہی ہوں۔ کیا پوچھ رہی ہے؟ وہ بیزاری سے بولی۔ کیا بتاؤں آخر؟ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کچھ ہوا ہو تو بتاؤں، خام خواہی۔ ایسی تو نہیں ہو تم، خیر تو ہے؟ پھر وہ شوخی سے بولی، کہیں کسی سے عشق وشق تو نہیں کر بیٹھی؟ ایسی حالت تو عشق میں ہی ہوتی ہے بندے کی، نہ اپنی خبر نہ دنیا کا ہوش۔ ربیہ نے طنز سے اسے دیکھا۔ ساون کے اندھے کو ہری ہری سوچنے لگی۔ ویسے میں عشق کرنا بھی چاہوں تو اس کے لیے ایک عدد شخصیت درکار ہوگی، اور آج کل تو محض ایک ہی شخصیت کے متعلق سوچا جا سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ سمیہ نے ازحد اشتیاق سے پوچھا۔ عرفان شوکت، وہ تلخی سے بولی تھی۔ سمیہ نے برا سا منہ بنایا۔ لو، میں نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی۔ اچھا بات تو سنو، وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ ایک کام کر دو میرا۔ ربیہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بدر کو ایک پیغام دینا تھا۔ وہ مجھ سے ملنے کے متعلق پوچھ رہا تھا تو اس سے کہنا۔ سمیہ، ربیہ نے اچانک ہی اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میں بدر سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ کیوں؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ ٹکر ٹکر اس کی صورت دیکھنے لگی۔ ربیہ کو نگاہیں چرانا پڑیں۔ سمیہ اس کی بچپن کی سنگی تھی، اس کو دکھ دینے کا خیال ہی تکلیف دہ تھا۔ کیا ہو گیا ہے ربیہ تمہیں؟ تم اس طرح سے کیوں کر رہی ہو؟ ناراض ہو مجھ سے؟ ربیہ کی پلکیں نم ہوئی تو وہ آہستہ سے ہنس دی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، پریشانیوں کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ پریشانیوں نے اسے سوچنا سکھا دیا تھا۔ زندگی کے جن پہلوؤں پر غور کرنے کی اسے کبھی ضرورت ہی نہ پڑی تھی، اس پر اسے سوچنا بھی تھا اور فیصلے بھی کرنا تھے۔ یہ زندگی بھی نہ سمیہ عجیب ظالم چیز ہے۔ ربیہ سوچوں میں گم تھی۔ جنہیں تیرنا نہیں آتا انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتی ہے۔ اب ڈوب جائیں یا لہروں کو شکست دے کر ماہر تیراک بن کر ابھریں، یہ ان کی ہمت بھی ہو سکتی ہے اور قسمت بھی۔ سمیہ اس کے چہرے کو تکتے جا رہی تھی جیسے مراقبے کے تاثرات تھے۔ رات نے چپکے سے اپنے پر پھیلا لیے، آسمان پر ستاروں کا جال بچھ گیا۔ ربیہ صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا من سخت اداسی کے عالم میں تھا۔ اس کا دل یہاں بالکل نہیں لگ رہا تھا، لیکن عرفان شوکت کی سرد اور خاموش دھمکیوں سے اس پر بہرحال اتنا اثر ضرور ہوا تھا کہ اب وہ اکیلے گھر میں تنہا رہنے کا خطرہ مول لینا نہ چاہتی تھی۔ سو اب وہ کچھ دنوں کے لیے یہاں چلی آئی تھی۔ یہاں ہر چند کے افراد زیادہ تھے، لیکن اسے سخت بوریت محسوس ہوتی تھی۔ اسے اپنا آپ بھی بے مقصد دکھائی دے رہا تھا۔ کچن میں بنی کھڑکی سے اندر کام کرتی صوبیہ دکھائی دے رہی تھی۔ 60 واٹ کے بلب کی ملگجی روشنی میں اس کا وجود پسماندہ اور بیمار نظر آتا تھا۔ شاید اس کی اپنی ذہنی کیفیت ہی پسماندہ ہو رہی تھی۔ سمیہ اس کی جانب سے اپنی بات کا کوئی خاص رد عمل نہ پا کر خود ہی کسی بہانے سے نفیسہ خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ان دونوں کا چھوٹا بھائی منیب کمرے میں بیٹھا زور زور سے اپنا سبق یاد کر رہا تھا۔ ربیہ چارپائی پر تاروں کو شمار کرنے میں مصروف تھی۔ دروازہ بجا تو صوبیہ کچن سے نکل آئی۔ سلام ابا، اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ والسلام والسلام، انہوں نے گرم جوشی سے اس کا سر تھپکا۔ بہت خوشی ہوتی ہے تمہیں یہاں دیکھ کر۔ تمہارا دل بھی خوب لگتا ہوگا، آخر کو تمہاری بچپن کی سکھیاں ہیں یہاں۔ کیوں بھائی؟ جی، وہ نظریں جھکا کر روا روی میں بولی۔ کسی بھی بات کی شکایت ہو مجھ سے کہو، کوئی تکلیف ہو میں بیٹھا ہوں، ہم سب ہیں نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ شکایت کیسی چچا جان؟ آپ لوگوں کا تو بہت احسان ہے مجھ پر۔ وہ ہنس دیے۔ احسان؟ پگلی احسان کیا؟ اپنوں میں بھی کوئی احسان وحسان کا چکر ہوتا ہے؟ اپنوں میں تو بس اپنا پن ہوتا ہے۔ آپ کھانا کھا لیں چچا جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے کچھ، وہ آہستگی سے بولی۔ حاکم چچا لمحے بھر کو چونکے۔ بات؟ کیسی بات؟ اچھا ٹھیک ہے، میں روٹی کھا لوں پھر کرتے ہیں بات۔ وہ آستینے چڑھاتے ہوئے صحن کے کونے میں بنے واش روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ربیہ اندر کمرے میں چلی آئی۔ اس نے پچھلی چند راتوں میں بہت سوچا تھا، بہت غور و خوض کیا تھا، تبھی ایک واضح اور منطقی فیصلے تک پہنچ گئی تھی۔ پھر اس کے سوا کچھ چارہ بھی تو نہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں حاکم چچا کاندھے پر پڑے رومال سے مونچھیں صاف کرتے اندر چلے آئے۔ اچھا ہوتا اگر تم کھانا کھانے سے پہلے ہی بات کر لیتی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ مجھ سے تو پریشانی میں ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ اوہ، ربیہ شرمندہ ہو گئی۔ مجھے خبر ہوتی تو آپ سے پہلے یہ بات ہی نہ کہتی۔ چلو تم بات تو بتاؤ، کھانا پینا تو ساری عمر ساتھ لگا ہے۔ وہ بہت بے چین نظر آ رہے تھے۔ ربیہ نے انہیں سکینہ بوا اور عرفان شوکت کے متعلق سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ حاکم چچا بغور سنتے رہے، کبھی کبھار اپنی مونچھوں کو تاؤ بھی دے لیتے تھے۔ پولیس میں میرے کچھ جاننے والے ہیں، ساری بات سن کر وہ بولے۔ میرا خیال ہے میں ان سے بات کرتا ہوں۔ پولیس؟ ربیہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ نہیں چچا جان، وہ شخص بہت بارسوخ نظر آتا ہے۔
मेरा ख्याल है उससे उलझना दुरुस्त नहीं। वो उन लोगों में से है जो पहले तो सीधी उंगली से ही घी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें उंगली टेढ़ी करने में देर नहीं लगती। तो फिर तुम घर पर ताला ही पड़ा रहने दो, तुम यहीं रहो। ताला तोड़कर नाजायज़ कब्जा करेगा तो फिर देख लेंगे। मेरा अपना ख्याल भी यही था, रबिया बोली। लेकिन पहली बात तो ये कि ऐसा आखिर कब तक मुमकिन है? जल्द या बदेर मुझे जाना होगा। फिर यह कि जल्द ही उसे इल्म हो जाएगा कि मैं यहाँ हूँ और वो यहाँ आने में भी तामुल ना करेगा। फिर तुम्हारे ख्याल में क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि मैं। रबिया खामोश हुई। हाँ हाँ बोलो। चचा मियाँ, उसे शर्म आड़े आ रही थी। मेरी शादी कर दें। ओह, वो खिलखिलाकर हंस दिए। बस इतनी सी बात, कोई मुश्किल ही नहीं। यूँ समझो चट मंगनी पट पिया। लेकिन ये मकान का कज़िया तो रहेगा। मकान भी मैं बेच दूँगी। उसके लहजे में शिकस्त खूर्दगी थी, लेकिन फिर सर उठाकर एक अज़म से बोली, लेकिन इरफान शौकत को हरगिज़ नहीं। कम अज़ कम वो मुझसे इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करवा सकता। मैं आपसे यही बात करना चाहती हूँ। आपको तकलीफ़ तो होगी, लेकिन ये मेरे बस का काम नहीं। आप इस मकान के लिए एक अच्छा गाहक ढूंढ दें और मेरे लिए कोई नेक शरीफ लड़का। लड़का? वो हंसे बेकली से। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। ये कौन सा मुश्किल काम है। मेरी अपनी नज़र में चंद एक मुनासिब रिश्ते हैं। वो उठ खड़े हुए थे। तुम यहाँ आराम से बेफिक्र होकर रहो, किसी तरद्दुद की ज़रूरत नहीं। मैं उस इरफान शौकत को भी देख लूँगा। साले के बाप की जागीर है क्या जो अकड़ रहा है? भाई हमारा मकान है, हम जिसको मर्ज़ी बेचें। वो दरवाजे की जानिब बढ़े फिर रुके। और वो तुम्हारी कोई शर्त वगैरह हो? मेरा मतलब है कैसा रिश्ता चाहती हो, कोई ख़ास खूबी? रबिया सर झुका गई। बस आप अपना इत्मीनान कर लें चचा मियाँ, मेरी क्या शर्त हो सकती है? बस नेकी और शराफत हो, 2 वक्त की रोटी दे सके। यूँ भी मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जैसा समिया और सोबिया के लिए सोचते हैं, यकीनन वैसा ही मेरे लिए भी सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बल्कि उनसे भी बढ़कर अजीज़ रखता हूँ तुम्हें जल्द ही अंदाज़ा हो जाएगा। वो कंधे पर पड़ा रुमाल झाड़ते हुए बाहर निकल गए। रबिया गहरा सांस भरकर कुछ सोचने लगी थी। बहुत दिन हुए ये फिरदौस बेगम ने चक्कर नहीं लगाया। शफीका हयात ने टांगे समेटकर बहू को बैठने के लिए जगा दी। बस अम्मा मर्ज़ी की मालिक हैं। वो रोटी पकाकर आई थीं, माथे पर पसीने से चिपके हुए बालों को उंगलियों से पीछे करते हुए बोली, मर्ज़ी होगी तो दिन भर में 2-2 चक्कर लगा लेंगी, वरना हफ्ता भर सूरत नहीं दिखाती। चलो हम ही चलते हैं। उस दिन के बाद हाशिम की भी खबर ना ली हमने। करीब कितनी चोटें खाकर आया था उस दिन। हाँ ज़रूर, मैं ज़रा सालन से फारिग हो लूँ। अभी आलू डालने हैं, गलने में कुछ देर लगेगी। लड़कियाँ क्या कर रही हैं? उन्होंने बहू का जायज़ा लिया। सानिया ने छत पर मशीन लगाई हुई है। सिदरा शायद नाइमा की तरफ गई है। रिज़ल्ट आने वाला है ना उनका, उसी का पता करती फिर रही हैं। उन्होंने हुंकारा भरा। ये छोटी वाली यूँ भी कम ध्यान देती है घर के धंधों में, दीदा नहीं इसका घरेलू कामों में। इधर उधर फिरकर ही दिन पूरा कर लेती है। बस अम्मा क्या करें, जिधर देखो लड़कियों का यही हाल है। भाभी की छोटी वाली को देख लें, अपनी अरीशा, वो भी कहाँ लगती है माँ के साथ, या तो टीवी देखती है या फिर बैठी कपड़ों और मेकअप की बातें करती रहती है। अब लड़कियों पर क्या इल्ज़ाम धरना बेटी, उनकी तो जैसी तरबियत करोगी वैसा पाओगी। मुझे ही देख लो, राबिया मेरी बड़ी बेटी थी, उस पर मैंने शुरू से कड़ी निगाह रखी, काम काज में लगाए रखा, इधर उधर की बातों में उलझने ना दिया। एकान सबसे छोटी थी, फिर शादी के तवील अरसे के बाद हुई। 3 औलादें तब तक जवान होकर अपने घरों की हो चुकी थीं। उसका मैंने ऐसा लाड किया जैसे पहलौठी का लड़का हो। अब दोनों में फ़र्क देख लो। एकान भी माशाल्लाह सुलझी हुई सलीकामंद बच्ची है, मगर उसमें राबिया वाली संजीदगी और बुर्दबारी नहीं है। अभी भी बच्चों जैसी बात कर जाती है, ज़िद पर अड़ जाए तो बादशाह को खातिर में ना लाए। राबिया का रिश्ता मैंने अपने भांजे से कर दिया। दोनों की उम्रों में अच्छा भला फ़र्क था। रंग का भी अल्लाह बख्शे वो बच्चा बड़ा पक्का था। राबिया हमारी गोरी चिट्टी दूध जैसी, लेकिन बहन ने झोली फैलाई तो मैं इनकार ना कर सकी। मजाल है जो उस बच्ची ने उफ तक की हो। खुशी खुशी दुल्हन बनकर उसके संग चल दी। और ये एकान, अख्तर मियाँ का पैगाम क्या लाई फिरदौस बेगम, इस बच्ची ने क़यामत मचा डाली। अरे मैं कौन सा कर रही थी, मगर इसने तो हशर उठा दिया। अपनी पसंद बतलाई और वहीं शादी की। तुमसे क्या छुपा है, सब तुम्हारे सामने की बातें हैं। मगर मैं तो यूँ ही तरबियत का जिक्र कर रही थी कि सगी बहनों में भी इतना फ़र्क हो जाता है, अगर तरबियत में कुछ कोताही रह जाए तो। वही बात अब तक दिल से लगाई बैठी हैं फिरदौस भाभी। अज़रा बेगम ने गहरी सांस भरी। हालांकि ये तो नसीब की बातें हैं, अल्लाह की तय करता है। अब आप भी गवाह हैं अम्मा, मेरी भला भाभी से क्या चपकलिश थी, या अरीशा मेरी बेटियों जैसी बच्ची है, उसके लिए मेरे दिल में क्या बुग़्ज़ हो सकता था। राफ़े से आपने खुद पूछा था उसके लिए,
जब लड़के ने ही हामी ना भरी तो भला माँ बाप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। ये 2 बातें उन्होंने जी का नासूर बना ली हैं। तब से ही आना जाना कम है उनका। चलो खुश रहें, हमें याद आएगी तो हम खुद जाकर पूछ लेंगे। हमें तो अपने बच्चे अजीज़ हैं ना। उस दिन हाशिम की खबर सुनी तो मानो मन भर के हो गए पैर। जी यूँ हुआ जैसे पानी वहाँ तक गिरती पड़ती जैसे पहुँची हूँ मुझे ही खबर है। बच्चे को खैरियत से चंगा भला देखा तो दिल मुतमईन हुआ। वो भी भाभी जान ही कुछ ज़्यादा जज्बाती हो गई थी। अज़रा बेगम ने मुँह बनाया। उन्होंने तो नक्शा ही ऐसा खींचा था कि दिल दहला दिया। शफीका हयात मुस्कुरा दी। माँ है, जिसने कोख से जना हो उसको दर्द भी ज़्यादा होता है बेटी। बेटे के सर से बहता खून देखकर हर माँ ऐसे ही दीवानी होकर भागेगी। खैर ये तो सच कहा आपने, उन्होंने सास की तायद की। चलो फिर तुम ज़रा सालन की खबर लो, मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँ, फिर चलते हैं उनकी तरफ। अज़रा बेगम उठ खड़ी हुई। सीढ़ियों पर आहट सुनकर अखबार पढ़ती मुनीसा बेगम ने सर उठाया था। वो नहा धोकर फ्रेश हो गई थी, अब नीचे आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, वो उनके सामने आ बैठी। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने चश्मा उतार कर मेज़ पर रखा। नींद कुछ पूरी हुई? कुछ नहीं, बहुत कुछ, वो हंस दी। पिछले 12 घंटों से तो सो रही हूँ, आपने जगाया भी नहीं। क्यों जगाती भाई, हफ्ता भर से जाग भी तो रही हो। 12 घंटे सो ली तो क्या हुआ। चलो अच्छा हुआ फ्रेश तो हो गई। उन्होंने मोहब्बत से उसका चेहरा देखा। हल्के गुलाबी सिल्क काटन के कपड़ों में उसका गुलाबी चेहरा बहुत भला लग रहा था। गीले स्याह बालों के हिसार में वो और भी उजली और निखरी निखरी लग रही थी। स्याह कमानदार भवें और ठोड़ी पर उभरा हुआ स्याह तिल उसे मज़ीद दिलकशी अता करते थे। उन्होंने नज़रों ही नज़रों में उसकी नज़र उतारी। वह अखबार उठाकर देखने लगी थी, फिर उसने घड़ी की जानिब देखा। 1:30 बज गया है, ये उमर अभी तक नहीं आया। कभी कभार 10-15 मिनट लेट हो जाता है, वो इत्मीनान से बोली थी। क्यों लेट होता है, वो हद दर्जा फ़िक्रमंद हो गई। आपने वैन वाले से नहीं पूछा? इतनी परेशान क्यों हो गई हो, मैं खुद हर तरह से ख्याल रखती हूँ। सुजुकी वाले से भी मैंने पूछा है, कह रहा था ट्रैफिक का रूट कुछ बदला है इसलिए 10 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं। उनकी वजाहत सुनकर भी उसके चेहरे से परेशानी के आसार ना गए थे। उसी लम्हे बाहर वैन का हॉर्न बजा। ये लो, आ भी गया, तुम यूं ही ज़रा सी बात दिल पर ले लेती हो। मुनीसा बेगम हंस दी। वो उछलता कूदता चला आ रहा था। मम्मा मम्मा, वो आकर उससे लिपट गया। आज आप घर पर हैं, कितना अच्छा दिन है। मंडे बहुत अच्छा दिन होता है। शहला मुस्कुरा दी। पीर को अमूमन उसका रेस्ट होता था। बेटा घर आकर पहले नानों को और मम्मा को सलाम करते हैं, फिर इधर उधर की हाँकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नानो, मम्मा, उसने फ़ौरन तामील की। दोनों ने ही जवाब देकर उसका माथा चूमा था। अल्लाह सलामत रखे, अपनी माँ की आंखों का नूर हो, मुनीसा बेगम बोली थी। उनकी पलकें नम हो गई थीं, जिन्हें उन्होंने महारत से छुपा लिया। आप कितनी अच्छी लग रही हैं मम्मा, पिंक कलर के कपड़े कितने अच्छे हैं। उसका बगौर जायज़ा लेने लगा। शहला हंस दी। तुम्हारी खाला तुम्हें मुस्तकबिल का शायर ठीक ही कहती हैं। उसने उमर के सर पर चपत लगाई। फ़ोन की बेल बज उठी थी। शहला ने चौंक कर फ़ोन की जानिब देखा। जहन में अंदेशों के बिच्छू होशियार हो गए थे। मैं देखती हूँ। मुनीसा बेगम उठ गई। वो तजब्ज़ब के आलम में उन्हें फ़ोन की जानिब जाते हुए देखती रही। फिर जैसे ही उन्होंने रिसीवर पर हाथ रखा वो चुप ना रह सकी। अम्मी बात सुने। हाँ कहो। वो फ़ोन उठाने से कबल उसे देखने लगी। फिर उसकी जानिब से कुछ जवाब ना पाकर उन्होंने बजता हुआ फ़ोन उठाया। हेलो। हाँ कहो। वो गायब दिमागी से उन्हें बात करता देखती रही। जहन यकदम खाली हो गया था। मुनीसा बेगम रिसीवर रखकर वापस आई तो वो गुमसुम सी बैठी थी। अनीका का था, कह रही थी दोस्त के घर जा रही है, मिलकर असाइनमेंट तैयार करना है, रात तक वापसी होगी। उन्होंने रुककर उसका सुता हुआ चेहरा देखा। शहला, उन्होंने पुकारा। जी। वो चौंक उठी। क्या अम्मी, अनीका क्या कह रही थी? तुम कहाँ खोई हुई हो, बात क्या है? कुछ नहीं, उसने सर झुका लिया। वो अब तक फैसला ना कर पाई थी कि उन्हें उसके फ़ोन के मुतालिक बताए या ना बताए। दरअसल उसे खुद ही अंदाज़ा ना हो पाया था कि उसने इत्तफाकन ही फ़ोन कर लिया था या उसकी कोई सोची समझी स्कीम थी। वो कह रही थी इरम के घर जा रही है, देर से लौटेगी। जी अच्छा। उसने चौंक कर अपने आसपास देखा। ये उमर कहाँ गया? तुम्हारे सामने ही तो अपने कमरे में गया है। क्या हो गया है तुम्हें? ड्यूटियाँ भुगता भुगता कर तुम्हारा दिमाग कमज़ोर तो नहीं हो गया? उसने हंसकर सर झुका लिया। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। बातों में ध्यान ही ना रहा। वो उठकर खड़ी हो गई। चाय छानकर नाइमा केतली को टिकोजी से ढक रही थी जब उन तीनों की आमद हुई। वो उनकी आमद से बेखबर आगे बढ़कर केबिन खोलने लगी। अली, हमज़ा और नाफे ने एक दूसरे की जानिब देखा। काउंटर पर ट्रे सजी हुई थी।
पकौड़े, तले हुए पापड़, बिस्किट और मिठाई की प्लेटें लबालब भरी हुई थीं। नाइमा सब कुछ तैयार करके अब केबिन से चाय के मग निकाल रही थी। मग ट्रे में रखकर वो मसरूफ से अंदाज में पलटी तो उसे अचानक किसी कमी का एहसास हुआ। सर झटक कर उसने बगौर इधर उधर देखा और फिर वो बुरी तरह से चौंक उठी। काउंटर पर से लवाजमात की ट्रे गायब थी। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर सारे किचन का जायज़ा लिया, जैसे उसे अपनी बसारत पर कोई शक हो। फिर वो कुछ सोचते हुए किचन से निकल आई। एक आन आई हुई थी, उसके साथ शफीका हयात और अजरा बेगम भी उन लोगों के पोर्शन में चली आई थीं। सानिया और सितरा भी आ गई थीं। वो उन्हीं सब लोगों के लिए शाम की चाय और स्नैक्स वगैरह तैयार करने के लिए किचन में 1 घंटे से मसरूफ़ थी। वर्दा आपी, उसने सामने से आती वर्दा को मुखातिब किया। किचन से ट्रे उठाकर आप ले गई हैं? नहीं, उसने हैरत से उसे देखा। मैं तो यही देखने आ रही थी कि तुम कहाँ तक पहुँची हो। नानी अम्मी कह रही हैं असर कज़ा हो जाएगी। हाय अल्लाह, वो परेशान हो गई। फिर सब चीज़ें कहाँ गईं? वहीं होंगी, उनके क्या पैर उगाएंगे? वर्दा उसकी परेशान सूरत देखकर हंस पड़ी। नहीं वर्दा आपी, वहाँ नहीं हैं। वो उसके पीछे पीछे किचन में आई। ये देखो, ये तो पड़ी है। वर्दा ने ट्रे की जानिब इशारा किया जब दोबारा काउंटर पर धरी थी। हाय अल्लाह, ये क्या मामला है? नाइमा को हैरत हुई। फिर वो चिल्लाई थी, लेकिन ये चीज़ें तो आधी हो चुकी हैं। ये इतने से पकोड़े मैंने तो ढेर सारे बनाए थे। और ये मिठाई की प्लेट से गुलाब जामुन कहाँ गए? ये तो सिर्फ लड्डू और बालूशाही रह गई हैं। लड्डू और बालूशाही हम पसंद नहीं करते लड़की। नहायत भारी आवाज़ किचन में गूंजी। दोनों ने हैरान नज़रों से एक दूसरे को देखा। फिर वर्दा कुछ कुछ समझकर किचन से बाहर खुलने वाली खिड़की की जानिब बढ़ी। तो ये तुम हो शैतानो, उसने बाहर झांक कर कहा। वो तीनों नीचे घास पर विराजमान मौज उड़ाने में मसरूफ़ थे। नाइमा से कहें चाय यहीं दे दे, अली ने उसे यूं कहा जैसे कोई बात ही ना हुई हो। वर्दा तो हंसने लगी थी, लेकिन उसका आधा खून जल गया। मैं पूरी केतली तुम्हारे सरों पर उंडेल देती हूँ, उसने दांत पीसे। नो प्रॉब्लम, हमजा मुंह चलाता हुआ बोला। हम सर उठाकर मुंह खोल लेंगे। बिल्कुल, ये नाफे था। आप इनकी सलाहियतों से वाकिफ़ नहीं हैं मोहतरमा। अभी तुमने मेरी सलाहियतें कहाँ देखी हैं? वो तिल मिलाई थी। क्यों नहीं, सब कच्चा चट्टा खुल गया है। ये पकोड़े बनाए हैं, नमक कम, मिर्च ज़्यादा, हरा धनिया बहुत डाल दिया है। और ये पापड़ आधे जले आधे कच्चे। मिठाई अच्छी है। हाँ, हलवाई बासलाहियत था। अब चाय पता नहीं कैसी होगी। चलो जहर मार कर लो, बच्ची का दिल रह जाएगा। मैं सचमुच जहर मिला दूंगी। नाइमा गुस्से से सुर्ख हो गई। यानी दोगी ज़रूर, तय हुआ। उन्हें इत्मीनान हो गया। फिर उन्होंने भरपूर कहकहा लगाया था। चलो नाइमा, वर्दा हंसते हुए बोली थी। अंदर ले चलो, चाय बहुत देर हो गई है। उसका बस न चलता था उनका खून पी जाए। दोनों चाय और दीगर लवाजमात लेकर अंदर दाखिल हुई तो राबिया बेगम ने उसे घूरा। 1.5 घंटा हो गया है नाइमा, बहुत निकम्मी लड़की हो। वो खफा हुई। अम्मा इंतज़ार करके बिलाखिर नमाज के लिए उठ गई हैं। अम्मी जी वो, चलो अब जल्दी से सबको चाय दो। उन्होंने उसे बोलने का मौका ही ना दिया। और ये क्या चीज़ें बनाई हैं? अधूरी से अधूरी, हद कर दी तुमने निकम्मेपन की। उन्हें उस पर सख्त ताव आ रहा था। अम्मी जी वो, उसका दिल पहले ही भरा हुआ था, बात करने से पहले ही वो फूट फूट कर रो दी। हाँ, अब इसमें टस्से बहाने की क्या बात है? एक आन बोली, पाजी आपने बिला वजह इसे रुला दिया है। इतना कुछ करके लाई है बेचारी। दरअसल रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया था। वर्दा मुस्कुराते हुए बोली। ये काफिला तो लुटा पुटा आप तक पहुंचा है। उसने ट्रे की जानिब इशारा किया। ओह, वो हंस पड़ी। तो क्या हुआ, वो भी अपने ही हैं, धमा चौकड़ी कहीं के। कौन कौन था? अली, हमजा और नाफे। नाइमा ने नाक रगड़ी। देख लूँगी मैं भी, बदला ना लिया तो नाइमा अली खान नाम नहीं मेरा। इतना गुस्सा नहीं करते। शफीका हयात नमाज पढ़कर चली आई थी। लड़कियों को गुस्सा पीना आना चाहिए। जी हाँ, एकान ने शौखी से माँ को देखा। फिर सारी उम्र यही काम तो करना पड़ता है ना अम्मी जान? अरे हाँ, जानती हूँ जितना गुस्सा पीती हो तुम। उन्होंने बेटी को घूरा था। मुँह नाक पर धरा रहता है ऐनक की तरह। हाय अल्लाह अम्मी, मैं कहाँ गुस्सा करती हूँ, उसने एहतजाज किया। इस कदर साबिर और शाकिर बेटी से भी शिकायत है आपको? माँ हो तुम्हारी, एक एक पल का हिसाब किताब माँओं के हाफजे में दर्ज होता है। एकान शर्मिंदा सी हो गई। साबिर शाकिर तो मेरी ये वाली बेटी है। उन्होंने पास बैठी राबिया बेगम को गले लगा लिया। खुदा के हजूर भी साबिर शाकिर रही है। माँ बाप के सामने भी कभी उफ़ नहीं की। हर किस्म के हालात देखे मेरी बच्ची ने, लेकिन किसी बात पर इसके माथे पर शिकन नहीं देखी। ये तो सच कहा अम्मा ने। अजरा बेगम ने भी तायद की। राबिया से सीखना चाहिए हौसला क्या होता है और तकदीर पर साबिर और शाकिर कैसे रहते हैं। राबिया बेगम की पलकें भीग चली थीं। मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ, वक्त निकल रहा है। वो आहिस्तगी से उठकर उनके दरमियान से निकल गई थीं। वर्दा और नाइमा माँ को जाते हुए देखने लगीं। दोनों के चेहरों पर सोचों के साए थे।
ये लो। उन्होंने भाई के सामने खाना गोया पटखा। खाओ फिर सो जाओ। उन्होंने झुका हुआ सर उठाकर बहन को देखा। इतने कड़वे नवाले हमारे हलक से कैसे उतरेंगे बाजी? वो मुस्कुराए। कुछ तो मिठास से बोला करो। कोई खुद से कड़वा या मीठा नहीं हो जाता अख्तर मियाँ, ये तो सामने वाले की मर्जी है वो कड़वा सुनना चाहता है या मीठा। हाँ मैं कहती हूँ कनपटियाँ सफ़ेद हो गई तुम्हारी, चिंदिया पर से आधे बाल उड़ गए, यूँ दिखाई पड़ते हो जैसे 50 बरस के हो, फिर भी तुम्हारी सोई हुई अकल नहीं जागी, और अब तो जागने के आसार भी नहीं। वो वहीं उनके करीब सोफे पर बैठ गई और अपना बाजू दबाने लगी। अब हम क्या करें बाजी, कुछ नहीं करते फिर भी सब हमसे खफा ही रहते हैं। अरे भैया तो करो ना कुछ, बहन हूँ तुम्हारी, जी दुखता है तुम्हें यूँ लावारिसों की तरह यहाँ पड़ा देखकर। भाई तो बहनों का मैका हुआ करते हैं, उनकी इज्जत उनका मान होते हैं, यहाँ हम लोगों से शर्मिंदा हुए फिरते हैं। अख्तर मियाँ का नवाला मुंह की तरफ ले जाता हुआ हाथ रुक गया। क्यों शर्मिंदा होती हो बाजी? उन्होंने नवाला वापस रख दिया। 2 ठुड्डे मारकर बाहर करो हमें। वो बेहद गमगीन हो गए थे। यही सलूक रवा है हमें। ए भैया, उन्होंने माथा पीट डाला, तुम्हारे भले को ही कहती हूँ। ये दिन भर की 4 रोटियाँ पकाकर जान नहीं निकल जाती मेरी, मगर जी चाहता है कि ये रोटियाँ वही पकाए जिसका पकाने का हक है। माशाल्लाह जवान जहान हो, उम्र निकल गई है कौन सा तुम्हारी, अभी भी चाहो तो अच्छी से अच्छी लड़की मिल सकती है। ज़रा सी हिम्मत पकड़ो, घर से निकलो, कोई रोज़गार से लगो, 4 पैसे लाकर हाथ पर धरो, लगे कि मर्द ज़ात हो, कहीं रिश्ता डालते हमारा भी हौसला हो। अब कहीं लड़की मांगने जाएं तो क्या कहें, कौन से गुण जताएं तुम्हारे? सारा दिन किसी कोने में पड़े इंडा करते हैं, भूख सताए तो मंजरे आम पर चले आते हैं, कुछ नसीहत करो तो रूठ जाते हैं, बादशाह ज़ादे ना हुए। वो किलसते हुए बोल रही थी। अख्तर मियाँ कुछ देर को गमगीन नज़र आकर फिर खाने की जानिब मतवज्जा हो चुके थे। इस घर में मेरी सुनता कौन है, नकार खाने का तोती हूँ। अब उन्होंने अपनी टांग दबानी शुरू की। जो अपनी बात दूसरों को सुनाना चाहे उसे चाहिए कि बात में वज़न पैदा करे, निरी हवा ही ना हो, भारी लबो लहजे में कहा गया। वो दोनों चौंक उठे थे। फारूक हसन न जाने किस वक्त चले आए थे। टाई की गिराह ढीली करते हुए वो वहीं बैठ गए। फिरदौस बेगम उनकी बात पर जल भुनकर अब मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ाने लगी थी। कहाँ होते हैं अख्तर मियाँ आप? फारूक हसन उनसे पूछने लगे। कोई प्रॉपर रूटीन नहीं है आपके नज़र आने की? कभी सुबह नज़र आ जाएं तो रात गए तक खबर नहीं मिलती आपकी, कभी आधी रात को भी बागीचे में टहलते नज़र आ जाते हैं, कभी 2-2 दिन के लिए गायब होते हैं, कभी सारा सारा दिन बैठे टीवी से शुगल करते हैं। ये कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप? अरे बहुत कान खींचे हैं मैंने, इन पर असर नहीं होता, मुझी तबीयत है कि गेंडे की खाल। अख्तर मियाँ ने रोटियां झटपट मैदे में उतार ली थीं, पानी से भरा गिलास भी गटागट चढ़ा गए और उठ खड़े हुए। कल से मेरे साथ ऑफिस चला करें, सुबह 8 बजे पोर्च में खड़े हों आप। उन्होंने उनका इरादा भांपकर तनबीह की। हम भाई मियाँ हम क्या करेंगे ऑफिस जाकर? वो घबरा गए। सब आपकी हिस्स शेरो अदब से लुत्फ़अंदोज़ होंगे वहाँ, उन्होंने तंज़िया कहा। पढ़े लिखे बेशक ज़्यादा ना हो, शेरो शायरी खूब कर लेते हैं आप। एक आन की शिकायत पर उन्होंने अभी पिछले हफ्ते ही तो उनकी खबर ली थी। भाई मियाँ हमारा हाफ़ज़ा वो नहीं रहा। अख्तर मियाँ मज़लूमियत से बोले। हमें कहाँ शेर याद रहते हैं, यूँ भी हमारी वजह से वहाँ दफ्तर में आपकी भद उड़ेगी। उड़ने दीजिए, वो मुस्कुरा दिए थे। हमें ज़्यादा उड़ान भरने वालों के पर काटने खूब आते हैं। आप बहरहाल कल सुबह हमें पोर्च में मिलें ठीक 8 बजे। लेकिन भाई मियाँ हम वहाँ करेंगे क्या? वो अजहद परेशान हो चुके थे। कहा ना शेर सुनाएंगे सबको। इस शेर व शायरी को आपकी नौकरी बना दिया जाए, तभी दिल भरेगा आपका, तभी किसी ढंग के काम को आपकी तवज्जो नसीब होगी। अख्तर मियाँ ने अजहद मज़लूमियत से बहन की जानिब देखा कि शायद वहाँ से किसी किस्म की कमक दस्तयाब हो सके। वो भी भरी बैठी थी, उन्होंने कतन लिफ्ट ना कराई। पिलाकर वो थके हारे जवारी की मानिंद झुके हुए कंधों के साथ वहाँ से निकल लिए। अरे क्या कराओगे इस निकम्मे से? भाई के जाने के बाद उन्होंने बड़े इश्तियाक से पूछा। है कोई इसके करने का काम? काम की भी कभी कमी हुई है बेगम, हाथ चलाने वाला होना चाहिए। वो जूते उतारने लगे थे। फिर भी उसे तो कलम पकड़ना नहीं आता, वो फ़िक्रमंद थी। कलम पकड़वाना भी नहीं है। है कुछ तो कहो। पियन छुट्टी पर गया हुआ है मेरा, उसकी जगह बिठाना है। चाय के कप तो थमा सकता है न सबको, पानी तो पिला सकता है। हाय अल्लाह, उन्होंने कलेजा थाम लिया। चपड़ासी बनाओगे उसे? अरे यही औकात रह गई हमारी, झाड़ू देगा, पोछे लगाएगा। अरे मेरी मैया, वो ज़ारो कतार रोने लगी। अरे कैसे तड़पेगी अब्बा मरहूम की रूह। फारूक हसन, तुमने सारी उम्र जी दुखाया मेरा। अब्बा मरहूम की रूह इस हाल में खुश है? वो तंजन बोले।
ان کے اشعار انہیں ایصال ثواب پہنچاتے رہتے ہیں غالباً۔ ان کے جھاڑو پونچھا لگانے سے ادب کی دنیا کو کوئی دھچکا نہیں لگے گا، بے فکر رہیں۔ جس دن 4 پیسے تنخواہ کے نام پر لیں گے، سب سے زیادہ خوش بھی آپ ہی ہوں گی۔ کتنی طے کی ہے؟ وہ نہ نکلنے والے آنسو پہنچنے لگیں۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، بے ساختہ مسکراہٹ لبوں پر سج گئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ شہلا نے بستر پر لیٹی مریضہ سے پوچھا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اب تو اچھی ہوں ڈاکٹر صاحب۔ بہت پیاری بیٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ وہ بھی مسکرائی تھی۔ بس جی اس کی مرضی۔ وہ کچھ اداس ہوئی۔ بیٹیاں اتنی ارزاں نہیں، آج کل کی مائیں تو اپنی ہی جنس کی ناقدری کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ شہلا کو اس کا رویہ دیکھ کر تکلیف ہوئی۔ اس قدر پھیکی مسکراہٹ؟ پچھلی مرتبہ بیٹا تھا تو یہاں سے وہاں تک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے، پچھلے سال کی بات ہے، میں نئی اپائنٹ ہوئی تھی۔ مریضہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ آنے والے لوگ ہی خوش نہیں ہونے دیتے ڈاکٹر صاحب، یوں آتے ہیں جیسے پرسہ دینے آئے ہوں۔ ہندوازم سے پیچھا نہیں چھوٹے گا ہمارا۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ کسی کو یاد نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ یہ تو زیادہ خوشی منانے کی بات ہے۔ ہم اپنا آخری وقت یاد کر کے کانپنے لگتے ہیں کہ انہوں نے تو بیاہ کر چلے جانا ہے، بیٹا ہوتا تو سہارا تو بنتا۔ ارے بھائی کل کس نے دیکھی ہے؟ بس ڈاکٹر صاحب، بیٹی کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ اتنی فضول بات نہ جانے کس نے کہہ دی، لوگ اسے دہرائے جاتے ہیں۔ اتنا کمزور عقیدہ، اتنا متزلزل ایمان، جن کے بیٹے ہوتے ہیں انہیں ڈر نہیں لگتا؟ نصیب تو سب کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا فون ہے، ڈیوٹی نرس نے اسے اطلاع دی تھی۔ اچھا میں آتی ہوں۔ اس کا راؤنڈ مکمل ہو چکا تھا، وہ ڈاکٹرز کے روم کی جانب چل دی۔ دوپہر 2 بجے کا ٹائم تھا۔ عمر اکثر اسے اسکول سے واپس آ کر فون کیا کرتا تھا۔ اس نے اسی ترنگ میں فون اٹھایا۔ ہیلو، بہت لے میں بولی تھی وہ۔ دوسری جانب چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ ہیلو، شہلا بول رہی ہوں۔ جانتا ہوں، دوسری جانب سے کہا گیا۔ تم بھی جان لو کہ میں کون ہوں۔ شہلا کا دل دھک سے رہ گیا۔ فوری رد عمل کے نتیجے میں اس نے کھٹ سے ریسیور رکھ دیا۔ ایک سناٹے کے عالم میں وہ کھڑی اپنے دل کو ہانپتا ہوا سن رہی تھی۔ جبھی بیل دوبارہ بجنے لگی، اس نے فون اٹھایا۔ ڈاکٹر شہلا، مجھے تم سے ضروری بات کرنا ہے۔ الرٹ دو شیزاؤں کی طرح ریئیکٹ مت کرو، وہ 2 ٹوک لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بات کرو جس طرح نارملی بات کرتے ہیں۔ کہو، وہ آہستگی سے بولی۔ تم نے عمر کے فون ریسیو کرنے پر پابندی لگا دی ہے؟ ہاں۔ کیوں؟ تم کیسے لگا سکتی ہو؟ آفٹر آل میں اس کا باپ ہوں، مجھے اس سے بات کرنے کا حق ہے۔ تم نے اسے بتایا کہ تم اس کے باپ ہو؟ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ نہیں۔ پھر وہ بولا، میں پہلے اسے ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اسے یہ سن کر کوئی جھٹکا نہ لگے۔ میں اسے خود سے مانوس کر رہا تھا اور تم نے؟ کس طرح مانوس کر رہے تھے اسے؟ اس کی ماں کے خلاف بھڑکا کر؟ یہ مانوس کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ غلط بات مت کرو جیسا کہ تمہاری عادت ہے۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ میں اسے تمہارے خلاف کیوں بھڑکاؤں گا؟ میری عادتوں کی بات مت کرو مسٹر ابرار جیلانی، ان سے تمہارا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تھینک گاڈ، وہ طنزاً بولا۔ میرے ڈاکٹر ہونے سے بھی تمہارا واسطہ نہیں، وہ بھی طنزاً بولی تھی۔ لیکن اپنے بیٹے سے میرا واسطہ ہے شہلا علی۔ اس کی لک آفٹر میرا مسئلہ ہے۔ اس کی صحیح طریقے سے کیئر ہو رہی ہے یا نہیں، وہ سینسیبل ہاتھوں میں ہے یا نہیں، ان سب باتوں سے میرا واسطہ ہے اور رہے گا۔ میں اس کی ماں ہوں مسٹر، غالباً آپ یہ بات بھول رہے ہیں۔ اس کی کیئر، اس کی لک آفٹر، ان سب باتوں کی پرواہ جسے سب سے زیادہ ہونی چاہیے اور ہے، وہ ہستی میں ہوں۔ وہ ہنس دیا۔ جب ہی آپ اس وقت اس کے پاس ہیں، اسے کھانا کھلا رہی ہیں، لوریاں سنا رہی ہیں، اس کی ضروریات سے میں آپ سے زیادہ واقف ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ بہرحال کام کی بات کرو، فون کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میں عمر سے کانٹیکٹ میں رہنا چاہتا ہوں۔ تم یا تمہارے گھر سے کوئی بھی معترض ہو نہ روڑے اٹکائے۔ میں سوچوں گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں تمہیں سوچنے کا ٹائم نہیں دے رہا ہوں، صرف اطلاع دے رہا ہوں، وہ مذاق اڑانے والے لہجے میں بولا۔ تم عاقل، باشعور، سمجھدار لیڈی ڈاکٹر ہو، ایک باپ کے جائز قانونی حقوق تو سمجھتی ہوگی۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو، اس کے لہجے میں دھمکی تھی۔ شہلا کا دل اچھل کر اس کے تالو سے آ چپکا، اس کی آواز بند ہو گئی، سانس رکنے لگی۔ گھر جا کر اپنی والدہ صاحبہ کو بھی اچھی طرح سمجھا دینا، میں جب بھی فون کروں عمر سے میری بات کرائی جائے۔ ٹھیک ہے، وہ بمشکل بولی تھی۔ میں فی الوقت اسے اپنے رشتے کی وضاحت نہیں کروں گا، میں بھی اس کے ننھے ذہن کو پریشان کرنا نہیں چاہتا، لیکن آہستہ آہستہ اسے سب سمجھ میں آ جائے گا۔ شہلا نے مرے مرے انداز میں ریسیور رکھ دیا تھا۔ وہ مغرب کا وقت تھا یا فجر کا، اسے صحیح طور پر وقت کی پہچان نہ ہو رہی تھی۔
धुंधलका पूरे माहौल को अपनी लपेट में लिए हुए था, यूं जैसे अभी पौ फटेगी और सूरज की जानिब से फेंकी गई पहली किरण रात को शीशे की मानिंद किरची किरची कर डालेगी, या यूं जैसे सूरज अपनी कुबा का पल्लू पूरे तौर पर समेट कर आसमान का दरवाज़ा बंद कर लेगा और हर सू घंघोर अंधेरा छा जाएगा। न जाने वो कौन सा वक्त था। उसे इतना एहसास था कि वो उदासी का वक्त था, वो वहशत का वक्त था, वो हब्स के ज़ोर पकड़ लेने का वक्त था। उस मलगजे से उजाले में सही तौर पर हर शय वाज़ेह ना होती थी। रबिया घर में तन्हा थी, बिल्कुल तन्हा। उसने सर उठाकर आसमान की जानिब देखा। वहाँ रूई के गाले उड़ते फिर रहे थे। भरे भरे सुरमई बादल इधर से उधर बड़ी तेज़ी से हरकत कर रहे थे। वो कुछ देर यूं ही सर उठाए बड़ी महवियत से आसमान को तकती रही। आसमान पर तेज़ी से होती हुई यह हरकत तवज्जो तलब थी। बादलों में खलबली मची हुई थी। रबिया सर उठाए आसमान को देखती रही। तब उसके गाल पर पानी का पहला कतरा आन गिरा, ठंडा ठार कतरा। रबिया के पूरे वजूद में ठंडक की लहर दौड़ गई। उसे पहली बार हब्स के खुलने का एहसास हुआ। जिस्म से सरसराती हवा का एक झोंका होले से टकराता हुआ गुजर गया। रबिया को खुशी और तमानियत सी महसूस हुई। आसमान पर छाए हुए बादलों में फिर तब्दीली वाक़या हो रही थी। सुरमई बादल अब स्याह हो रहे थे। सब के सब बड़ी तेज़ी से स्याह होते जा रहे थे, जैसे किसी ने मुट्ठी भर स्याही तालाब के पानी में फेंक दी हो। रबिया को एहसास हुआ कि बादलों में स्याही फैलने की वजह से माहौल में जो मलगजा सा उजाला था वो गायब हो रहा था। हर सू अंधेरा छा रहा था। फिर यकायक हवाएं चल पड़ीं, तुंदो तेज़ हवाएं। रबिया का पूरा घर हवाओं से भर गया। सब खिड़कियां दरवाजे हवाओं की जद में आकर खटाक खटाक खुलने और बंद होने लगे। सेहन में लगा हार सिंगार का दरख्त मस्त शराबी की मानिंद झूमने लगा था। उसके पत्ते टूट टूट कर रबिया के वजूद से टकराते और पूरे घर में बिखर जाते। शाएं शाएं करती हवाएं, सरसराते हुए पत्ते और बजते हुए दरवाजे, और वो घर में तन्हा थी। रबिया, रबिया, दादी उसे पुकार रही थी। दादी कहाँ है? उसने परेशानी से सोचा। दादी तो घर में नहीं थी। दादी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी। रबिया अपने सेहन में खड़ी थी। रबिया, रबिया, यहाँ से जाओ। आवाज़ फिर आई। रबिया परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। आंधी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा था। हार सिंगार का दरख्त यूं सर पटक रहा था जैसे अभी ज़मीन बोस हो जाएगा। रबिया का सेहन खुश्क पत्तों से भर चला था। कहाँ जाऊँ? उसे ख्याल आया था। मैं कहाँ जाऊँ? रबिया, रबिया। फिर वो मुड़ी और भागती हुई कमरे में चली गई। हार सिंगार का दरख्त जैसे रस्सियाँ तोड़वा रहा था। रबिया ने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया, चटखनी चढ़ा ली। उसे लगा जैसे कुछ देर के लिए वो किसी महफूज जगह पर आ गई थी। बंद दरवाजे से पुश्त लगाए वो आंखें बंद किए खड़ी हुई थी। आंधी थम गई थी। आवाज़ों का जोर टूट रहा था। हवा की शाएं शाएं और पत्तों की सरसराहट बंद हो गई थी। दरवाज़ों खिड़कियों को करार आ गया। सिर्फ रबिया का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। रबिया, उसे फिर आवाज़ आई। अब की बार ये आवाज़ कदरे करीब से आई थी। रबिया ने आंखें खोलीं। सामने दीवार वाली खिड़की में दादी खड़ी थी। वो बाहर गली में थी। रबिया को सिर्फ उनका चेहरा नज़र आ रहा था। दादी, वो न जाने क्यों डर गई। रबिया, रबिया, जाओ यहाँ से। दादी ने उसे इशारा किया। कहाँ जाऊँ? उसकी आंखें भर आईं। जाओ, बस जाओ, मैंने कहा ना जाओ। रबिया ने इस बात में सर हिलाया। जाओ, अब की बार शिद्दत से कहा गया। उसकी आंख खुल गई। उसका पूरा जिस्म जलजलों की जद में आया हुआ था। पसीने में शराबूर जिस्म झटकों से हिल रहा था। आंख खुल जाने के बाद वो कुछ देर सीधी चित लेटी छत को घूरती रही। उसे इल्म ना था कि वो कहाँ है। वो खुद को उसी कमरे में महसूस कर रही थी जिसकी खिड़की में उसने दादी को खड़ा देखा था। उसे शिद्दत से खौफ महसूस हुआ। कपकपी की लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। वो उठकर बैठ गई और खाली खाली नज़रों से हर चीज़ को देखने लगी। उसे पहली मर्तबा अंदाज़ा हुआ कि वो अपने कमरे में नहीं थी। वो अपने घर में भी नहीं थी। वो हाकिम चचा के घर में थी। उसे याद आया वो तो पिछले कई दिनों से यहाँ आकर सोती थी। बराबर वाली चारपाई पर समिया लेटी मध्यम से खराटे ले रही थी। उससे ज़रा आगे सोबिया थी। रबिया को अपने हलक में कांटे उगे हुए महसूस हो रहे थे। उसका जिस्म पसीने से बुरी तरह से भीगा हुआ था। चारपाई से पैर लटकाए वो कुछ देर बैठी अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करती रही। उसका जी चाह रहा था आवाज़ देकर समिया को जगा ले। उसे इस वक्त एक सामे की ज़रूरत महसूस हो रही थी। समिया, उसने होले से आवाज़ दी। समिया घोड़े बेचकर सोई हुई थी। उसके खराटों की लय में ज़रा बराबर फ़र्क न आया। रबिया खड़ी हो गई। उसे सख्त प्यास महसूस हो रही थी।
وہ دروازے کی جانب بڑھی اور بنا آواز کیے دروازہ کھول کر صحن میں چلی آئی۔ برابر والے کمرے میں حاکم چچا اور منیب سویا کرتے تھے۔ اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو رہی تھی کہ اسے خالی صحن سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ غالباً رات کا آخری پہر تھا۔ ربیہ کو وقت کا اندازہ نہ ہو سکا۔ بڑی ہمت سے وہ گھڑونچی تک آئی اور مٹکے سے پانی نکال کر پینے لگی۔ پانی پی کر اس نے گلاس جگہ پر رکھا اور مڑی۔ اس کے لبوں سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ اس کے عین پیچھے حاکم چچا کھڑے تھے۔ ربیہ، وہ ملائمت سے بولے تھے، جاگ رہی ہو؟ میں ڈر گئی تھی۔ اس کا سانس کنٹرول میں نہ تھا۔ کس سے؟ وہ سوتے میں نے عجیب سا خواب دیکھا چچا جان۔ میں نے دادی۔ چچا مت کہا کرو ربیہ۔ انہوں نے اس کی بات میں محض ایک لفظ پر غور کیا تھا۔ اچھا نہیں لگتا۔ ربیہ کا خوف یکلخت غائب ہو گیا۔ اس کی چھٹی حس پوری طرح بیدار ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں اس کے سامنے کھڑے حاکم چچا کی آنکھیں بڑی وضاحت سے اپنا مدعا بیان کر رہی تھیں۔ چمکدار حریص نظروں میں جو پیغام تھا، بدلے احساسات کے تاروں نے اسے پوری طرح اور فوری طور پر سمجھا تھا۔ وہ خاموش کھڑی ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ربیہ، تمہیں سہارا چاہیے نا؟ میں بنوں گا تمہارا سہارا۔ یقین جانو، عمروں کا تھوڑا بہت فرق کبھی محسوس نہ ہونے دوں گا تمہیں۔ ارے اندر سے میں بالکل جوان ہوں، تم سمجھ رہی ہو نا؟ ربیہ پتھر کا بت بنی کھڑی تھی۔ سمیہ صوبیہ کو تو میں 1 ماہ میں بیاہ دوں گا۔ اس گھر پر راج کرنا تم۔ جتنا خیال میں تمہارا رکھوں گا، کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے مڑ کر کمروں کی طرف دیکھا۔ ربیہ ان کی اگلی متوقع حرکت کا بھید پا گئی۔ سمیہ جاگ رہی ہے چچا جان، وہ پرسکون مدھم آواز میں بولی تھی۔ میں پانی پینے آئی تھی۔ ہاں، اچھا، میں بھی پانی پینے آیا تھا۔ وہ آگے بڑھے۔ ربیہ آرام سے ان کے قریب سے گزر کر اندر جانے لگی۔ ربیہ، کسی سے کہنا مت، انہوں نے خوشامد سے کہا۔ نہیں چچا جان، آپ بے فکر رہیں، اس نے تلخی سے کہا تھا۔ وہ اس سے قدرے فاصلے پر بیٹھا اطمینان سے اپنے کھیل میں مگن تھا۔ بلاکس کے ڈھیر میں سے وہ اپنے پسندیدہ رنگوں کے بلاکس جمع کر کے کسی کھلونے کا ماڈل بنانے میں مصروف تھا۔ شہلا آرام کرسی پر بیٹھی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ دوائیوں سے متعلق کوئی معلوماتی قسم کا میگزین اس کی گود میں ادھ کھلا پڑا ہوا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ میگزین اس کی گود میں یوں ہی دھرا تھا۔ وہ اس میں سے ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکی تھی۔ اس کا ذہن پچھلی زندگی کے اوراق کھنگالنے میں مصروف تھا۔ منیزہ بیگم نے چائے کا کپ اس کے سامنے لا کر رکھا، تب وہ چونکی۔ ناحق تکلیف کی امی آپ نے، وہ زبردستی مسکرائی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی انیکا نے چائے بنائی تھی۔ تمہیں کب اس کی بنائی ہوئی چائے پسند آتی ہے، میں کیا جانتی نہیں، وہ محبت سے بولیں۔ سارا دن کام میں لگی رہتی ہیں۔ شہلا نے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ تھکتی نہیں ہیں؟ منیزہ بیگم مسکرانے لگی۔ بوڑھی جان، ہو سکتا ہے کبھی تھک بھی جاتی ہو، ماں نہیں تھکتی، وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولیں۔ ایک بات پوچھوں امی آپ سے؟ شہلا ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہاں پوچھو، اجازت لینے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ وہ مسکرائیں۔ شہلا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تو منیزہ بیگم اس کے چہرے پر اضطراب دیکھ کر فکر مند سی ہوئیں۔ کیا بات ہے شہلا، کیا کہہ رہی تھیں تم؟ بچہ ماں کا ہوتا ہے یا باپ کا؟ اس نے الجھی نظریں ان کے چہرے پر ٹکا دیں۔ منیزہ بیگم کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ وہ اس کی بات کا کچھ جواب نہ دے پائیں۔ بچہ باپ کا ہوتا ہے؟ کیوں امی؟ جو ماں 9 ماہ تک ہر طرح کی تکلیف اکیلی جان پر ہنستے کھیلتے سہ جاتی ہے، اس خوش کن امید پر کہ اس کی گود میں ایک پھول کھل کر اس کے وجود کو گلستان بنا دے گا، جو ماں زچگی کی اذیت ناک ٹیسوں کو ایک کلکاری سننے کی خواہش میں آگ کا دریا سمجھ کر پار کر لیتی ہے، جو اپنی راتوں کی میٹھی نیند سے بخوشی دستبردار ہو جاتی ہے، محض اس خوف سے کہ ساتھ رکھا جھولا اگر رک گیا تو اس کا لگتے جگر اپنی معصوم نیند سے چونک کر ڈرنے لگے گا۔ وہ ماں ہار جاتی ہے اس شخص سے جو چند لمحوں کی نشاط آفریں جادوگری سے باپ بننے کی پرغرور مسرت حاصل کر لیتا ہے۔ ماں ہار جاتی ہے، وہ شخص جیت جاتا ہے۔ منیزہ بیگم کے آنسو خاموشی سے ان کا چہرہ بھگونے لگے تھے۔ شہلا کی دکھ میں بھیگی ہوئی آواز ان کا دل چیر رہی تھی۔ بولے نا امی، شہلا نے ان کے ہاتھوں کو جھنجھوڑا۔ یہ کیسے فیصلے ہیں؟ کوئی حساس درد مند دل یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ بیٹی، دنیا کے سارے فیصلے بس ایک بار ہی نہیں ہو جاتے۔ منیزہ بیگم نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ یہ سب فیصلے ایک بار پھر ہوں گے، وہاں جہاں کسی کے ساتھ رتی برابر ظلم نہ ہوگا، جہاں پر کوئی اپنی رتی برابر نیکی بھی دیکھ لے گا اور رتی برابر ظلم بھی۔ شہلا خاموش ہو گئی۔ میں نے ابو کا دل دکھایا تھا نا امی؟ وہ پوچھنے لگی۔
نہیں بیٹے ایسے نہیں سوچتے، وہ محبت سے اس کا سر تھپکنے لگیں۔ آپ کے ابو کی روح آپ کو افسردہ دیکھ کر افسردہ ہوگی، بس یہ سوچ کر خوش رہا کرو، انہیں احسال ثواب کرتی رہا کرو۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ شہلا نے اس بات میں سر ہلایا۔ میری بیٹی کو کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ میں کچھ دنوں سے تمہیں پریشان دیکھ رہی ہوں، لیکن پوچھا نہیں، کیونکہ بسا اوقات انسان محض اپنے آپ سے گفتگو کرنے کا متمنی ہوتا ہے، ایسے میں کسی دوسرے کی ہمدردی بھی ناگوار گزرتی ہے۔ میں نے سوچا تھا جب خود سے سب کچھ کہہ سن لو گی تب پوچھوں گی، بلکہ تم خود ہی بتا دو گی، لیکن آج تمہیں اس قدر افسردہ دیکھ کر میں خود پر قابو نہیں رکھ پا رہی ہوں۔ پھر تم نے مجھ سے جس طرح سوال کیا اس سے میں خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ آخر بات کیا ہے بیٹی؟ شہلا سر جھکا کر کسی مجرم کی طرح بیٹھ گئی۔ کچھ دنوں سے ابرار کا فون آ رہا ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ یا اللہ! منیسا بیگم دھک سے رہ گئی۔ تو وہ ابرار ہی ہے؟ شہلا نے جلدی سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ جانتی ہیں؟ ہاں، شخصا گزرا تھا مجھے، عمر کو 2-3 مرتبہ فون سنتے پایا، پوچھتی تو کہتا انکل ہیں، میرے فرینڈ ہیں۔ میں یہی سوچتی رہ جاتی کہ کون سے انکل ہیں جو اسے ہر دوسرے دن فون کر لیتے ہیں۔ تم سے یوں نہ کہا کہ تم پریشان ہو جاؤ گی۔ پھر بیل بجتی تو میں ہی فون اٹھاتی، دوسری جانب سے لائن ڈسکنیکٹ ہو جاتی، مگر یہ تو کوئی 10-15 دن پہلے کی بات ہے۔ اس نے ہاسپٹل فون کیا تھا اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ وہ عمر سے کانٹیکٹ میں رہے گا۔ شہلا نے تھکے تھکے الفاظ میں بتایا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ وہ پریشان نظروں سے اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ ہولے سے ہنس دی۔ میں کیا کہتی؟ میں تو ماں ہوں، وہ اس کا باپ ہے۔ منیسا بیگم نہ جانے کہاں کھو گئی تھی، آج وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے، کل کو ملنے کی خواہش کرے گا۔ شہلا ان کی کیفیات سے بے خبر بول رہی تھی۔ پرسوں اسے گھمانے پھرانے کی بات کرے گا اور پھر شاید قانونی طور پر اسے ساتھ لے جائے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی، وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سسک اٹھی۔ شہلا میری جان! عمر نے ماں کو روتا ہوا دیکھا تو بلاکس روندتا ہوا چلا آیا۔ مما آپ رو رہی ہیں؟ نانو آپ نے میری مما کو ڈانٹا ہے؟ وہ منیسا بیگم سے پوچھنے لگا۔ نہیں بیٹا، میں بھلا اپنی بیٹی کو کیوں ڈانٹوں گی؟ اور مما رو نہیں رہی ہیں، ان کی آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے، انہوں نے اسے بہلانا چاہا۔ عمر نے ماں کے ہاتھ پکڑ کر کھینچے۔ دیکھا، مما رو رہی ہیں۔ نانو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا، آپ ایسے ہی کہتی رہتی ہیں، بیچاری مما۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے صاف کرنے لگا۔ شہلا نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میری دور رس نگاہیں کہتی ہیں کہ اگر آپ کے بال کالے ہو جائیں اور آپ کا چہرہ پلاسٹک سرجری سے رنگ دیا جائے تو ایکان پھپھو آپ کے سامنے پانی بھریں گی۔ حمزہ شفیقہ حیات کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ علی اور نافع بھی ارد گرد موجود تھے۔ وہ سیب چھیل کر پھانکے بنا رہی تھیں۔ جانتی ہوں تمہاری دور رس نگاہوں کو، انہوں نے پیار سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ رزلٹ آنے دو پھر پوچھوں گی۔ بتائیں دادی، علی نے بھی اشتیاق کا مظاہرہ کیا۔ کیا آپ بہت خوبصورت تھیں، اصلی والی خوبصورت ہوں گی آپ۔ ہیں، یہ اصلی نقلی خوبصورتی کیا ہے؟ انہوں نے اسے پھانک تھما کر گھورا۔ آج کل کی جو بیوٹی ہے نا دادی، سب فراڈ ہے، ادھار کی خوبصورتی ہے۔ رات کو گھر میں تقریب ہو تو لڑکیاں صبح سے چہرے پر مختلف کریمیں مل مل کر ادھموئی ہو جاتی ہیں، تب کہیں جا کر ہلکی سی چمک نظر آتی ہے چہرے پر۔ کچن میں کام کرتی ثانیہ اور سدرا کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ ہماری عریشہ کو دیکھ لیں، سہیلی کے گھر رات 8 بجے جانا ہے تو صبح 8 بجے سے اس کی تیاری کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بالوں میں انڈا، منہ پہ اپٹن، بازوؤں پر بلیچ کریم، گھنٹہ بھر تو ناخن فائل کرنے میں لگاتی ہے۔ علی مزے سے تبصرے کر رہا تھا۔ ثانیہ نے سدرا کو کوہنی ماری، دونوں منہ دبا کر ہنسنے لگیں۔ یہ نقلی بیوٹی ہی ہے نا، آپ تو بس نہا دھو کر لمبے بالوں کی سادہ سی چوٹی بناتی ہوں گی۔ نافع نے بھی سیب کھاتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا۔ اور دادا ابو ہائے ہائے کہتے ہوں گے، صدقے جاواں۔ علی نے آنکھیں بند کر کے گویا برسوں پرانا سین ذہن میں لانے کی کوشش کی۔ شفیقہ حیات کا چہرہ لو دے اٹھا تھا، لبوں پر بھیگی بھیگی مسکراہٹ چلی آئی تھی۔ ہاں تو اور کیا، وہ بولی، یہ الٹے سیدھے فیشنوں کا رواج تو اب نکلا ہے، مانو کنواری اور بیاہتا کا فرق ہی ختم ہو گیا۔ اپنے منہ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ اے بھی اللہ رکھے خیر سے شادی شدہ ہو، جواب آتا ہے نہیں آنٹی جی، ابھی تو منگنی ہوئی ہے۔ لڑکے خوب محظوظ ہوئے۔ دیکھیے نا دادی، بھلا کنواری لڑکیاں ناک میں لونگ پہنے اچھی لگتی ہیں؟ حمزہ جوش میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نہ، برا جانتے تھے لوگ، انہوں نے ہاتھ ہلایا۔ اور اتنا میک اپ کرنے کی اجازت ملتی تھی آپ کے زمانے میں؟ نافع نے ٹکڑا لگایا۔ تمہارے تو دادا اتنا خفا ہوتے تھے، گالوں پر سرخی نہیں لگانے دیتے تھے۔
कहते थे बुरी औरतें लगाती हैं, मैं तो बस पान खा लेती थी, उसी से होंठ सुर्ख हो जाते थे। किरण लगा दुपट्टा ओढ़ लेते थे सादे सूट पर। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। फिर भी दादी, फिर भी आप इतनी प्यारी लगती होंगी कि क्या ये आजकल की फैशन ज़दा लड़कियां लग पाएंगी। वाह वाह अली, ज़रा तसव्वुर करो, प्यारी दादी हरा सूट पहनकर, किरण वाला दुपट्टा माथे तक ओढ़े, पान खाकर जब मुस्कुराती होंगी, क्या दिल फरेब मंजर होता होगा। नेचुरल ब्यूटी, सच यार नेचुरल ब्यूटी, अब तो तसव्वुर ही मुहाल है, हर चीज़ जाली है। डालडा ब्यूटी का ज़माना है यार। नाफे ने भी मायूसी से सर हिलाया। ड्रेसिंग टेबल पर 10 क्रीमें तो महज वक्ती तौर पर गोरा नज़र आने के लिए रखी हुई मिलती हैं। लिपस्टिक के ढेर में से मैचिंग लिपस्टिक ढूंढने में आधा घंटा लगता है इनको। फिर हाथ पाँव की बारी आती है तो ये गज़ गज़ भर के नाखूनों पर 2-2 3-3 कोट लगते हैं नाखून पालिश के, तब कहीं जाकर मुतमईन होती हैं। अरे मैं तो बहुत मरना करती हूँ इन बच्चियों को, मगर मसला ये है कि भेड़ चाल बहुत बढ़ गई है दुनिया में। अब दुनिया का दस्तूर ही यही है। फिर हम जैसे सोचते हैं कि हमारी लड़कियाँ बेचारियाँ कदामत पसंद कहलाकर रिजेक्ट ना कर दी जाएँ, सो थोड़ा हम भी नज़रअंदाज कर देते हैं। शफीका हयात बेगम ने लड़कियों का भी फेवर किया। इतनी देर में मुखालिफ टीम पंजे तेज़ करके मैदान में उतर चुकी थी। तानिया और सिदरा किचन के पिछले दरवाजे से निकलकर वर्दा, नायमा और अरीशा को ले आई थी। 2 मिनट के रास्ते में उन्होंने खूब मिर्च मसाले लगाकर उनकी बातें सुनाई थीं। अस्सलामुअलैकुम, उन्होंने बाआवाज़ बुलंद कोर्स में सलाम किया। शफीका हयात बेगम ने जवाब दिया। लड़के मिनमिना कर रह गए। उनकी गुफ्तगू का मज़ा किरकिरा होता नज़र आने लगा था। अरे यहाँ तो महफिल सजी है भाई। नायमा ने उन्हें देखकर मुसर्रत का इजहार किया। क्या बातें हो रही हैं? शफीका हयात हंसने लगी। बस यूं ही इधर उधर की हाँक रहे हैं। हम दादी जान की तारीफ़ कर रहे थे, इस उम्र में भी कितनी खूबसूरत नज़र आती हैं। अली झट बोला, नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी। सानिया ने अरीशा को कोहनी मारते हुए जताया। यही कह रहे थे। अरे दादी जान, आजकल के तो लड़के भी मेकअप करते हैं, लड़कियां बेचारियां तो यूं ही बदनाम हैं। क्यों अली? अली और हमज़ा बगलें झांकने लगे। झूठ ना बोलो अरीशा, सिदरा ने उसे मसनूई खफगी से घूरा। भला लड़के क्यों मेकअप करने लगे? याद है अली, अरीशा बोलती गई, वो उस दिन तुम्हारे कॉलेज में फंक्शन था तो तुम मुझसे फेस स्क्रब मांग रहे थे। और हमज़ा, तुमने तो उस दिन रंग गोरा करने के लिए क्रीम भी लगाई थी, कितने गोरे लग रहे थे ना तुम। वो दोनों जज्बज होकर रह गए। हाय, शफीका हयात उन्हें घूरने लगी। छलनी बोले, सुई से तेरे पेट में छेद। चलो वो तो लड़कियां बालियां हैं, उनका तो फितरी शौक ठहरा बनना संवरना, तुम्हारे दिमागों में क्या फतूर पलने लगा? अरे दादी जान, कहाँ इस बेजमालों की बातों में आ रही हैं? हमज़ा ने उसे आंखें दिखाईं। ये तो अम्मी की कार्बन कापी है, बात का बतंगड़ बनाना कोई इससे सीखे। और नाफे भाई, आप अपनी कहिए, सानिया मज़े से बोली। आपके दोस्त की मंगनी थी जिस दिन, आपने मुझसे क्या करवाया था? चुप, खामोश, खबरदार, वो घबरा गया। बताओ बताओ, लड़कियों ने शोर मचा दिया। फेशियल करवा रहे थे मुझसे, वो हंसते हुए बोली तो सबने कहकहा लगाया। नाफे पर मनो पानी पड़ गया था। शफीका हयात हंस रही थी। देखो इन दीवानों को, बैठे लड़कियों पर बातें बना रहे थे, मुझे भी साथ लगा लिया। आपसे उधार चाहिए होगा इनको, नायमा ने मुंह बनाकर कहा। लड़कों ने खामोशी से खिसक लेने में ही आफियत जानी थी। मम्मा, ये मुझे होमवर्क नहीं करने देती। मोमिन बिगड़ा बिगड़ा सा किचन के दरवाजे तक आया था। सालन की पतीली में बेदिली से चम्मच हिलाती हुई एकांत चौंकी थी। क्यों बेटा, क्या मसला है? बस ये गंदी बच्ची बन रही है, मेरी चीज़ें छेड़ रही है। वो सख्त खफा था। एकांत किचन से निकलकर बाहर लाउंज में चली आई। लाल फ्राक में मलबूस छोटी सी ईमान ज्योमेट्री बॉक्स लिए बैठी थी। ये मेला है, उसने एकांत को देखते ही कहा। आपका नहीं है, भाई का है, एकांत ने उसे डांट कर कहा। वापस दो भाई को। नहीं, उसने हाथ पीछे कर लिया। ईमान, तंग नहीं करते बेटा, वो खफगी से बोली। मैं नहीं दूंगी, वो उठकर भागने लगी। एकांत ने झंझलाकर उसे ज्योमेट्री बॉक्स छीना और उसे एक चपत लगाई। खबरदार जो भाई को तंग किया, गंदी बच्ची। ईमान रोती हुई कमरे में भाग गई। वो बेजार बेजार सी वापस किचन में आई। उसके अंदर अजीब सी कैफियत बेदार हो रही थी। वो कुछ समझ रही थी, कुछ कंफ्यूज हो रही थी। चूल्हे के करीब आते ही उसे सालन की महक सख्त नागवार महसूस हुई। उसने फौरी तौर पर नाक पर हाथ रख लिया। उसे उबकाई आ गई थी। चंद सेकंड उसने खुद पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी मर्तबा उबकाई के आते साथ ही वो तेज़ी से सिंक तक आई थी। मुसलसल उबकाइयों के बायस वो निढाल सी हो गई थी। मोमिन उसकी गैर मामूली आवाज़ों से घबराकर किचन में चला आया था
और अब उसका दामन थामे सवाल पर सवाल कर रहा था। मम्मा क्या हुआ है? मम्मा ऐसे क्यों कर रही हैं? मम्मा आपने क्या खा लिया है? वो उसे जवाब देने के काबिल ही ना थी। अंदर कमरे से ईमान के रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। उसके रोने से एकान का दिल मज़ीद ख़राब हो रहा था। वो अंदर जाकर उसे प्यार करना चाहती, लेकिन उबकाइयों का सिलसिला तवील होता जा रहा था। कुछ देर बाद खुद पर काबू पाने में कामयाब हुई। मुंह साफ करके उसने चेहरा धोया और फ्रिज से पानी निकाल कर घूंट घूंट पीने लगी। मोमिन उसे खौफज़दा निगाहों से देख रहा था। मम्मा आप ठीक हैं? उसने डरते डरते पूछा। एकान हौले से मुस्कुरा दी। हाँ जानू मैं ठीक हूँ। उसने धीरे से उसका गाल छुआ। फिर वह उठकर तेज़ी से अंदर की जानी पड़ी। नन्ही ईमान फर्श पर बैठी सिसक रही थी। माँ की डांट को उसने बहुत महसूस किया था। एकान ने उसे बाजुओं में भरकर चूमा, उसका चेहरा साफ किया। आप गंदी मम्मा हैं। उसने नाक चढ़ाई। डांटती हैं। सॉरी। वो मासूम बन गई। मम्मा मम्मा आपको क्या हुआ था? मोमिन की तसल्ली ना हुई थी। एकान कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। राबिया बेगम खुश होकर बोली। अम्मा जान को बताया? तभी तो आपसे कह रही हूँ। वो मध्यम सुरों में बोली। आप बता देना। तो तुम अब भी शर्माओगी? वो जी भरकर हंसी। अच्छा खैर मैं अम्मा से कह देती हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती? वो एकान से फ़ोन पर महवे गुफ्तगू थी। वर्दा और नाइमा उनकी बातें सुनकर नज़रों ही नज़रों में एक दूसरे को इशारे कर रही थी। बाजी एक तो मोमिन की स्कूलिंग का मसला है, वहाँ से उसका स्कूल दूर पड़ता है। फिर भाभी जान के वो मंजूर नज़र मुझे एक आँख नहीं भाते। उन्होंने तो मुझसे मेरा मैका छीना हुआ है। जब आओ उनके दीदार से फैज़याब ज़रूर होना पड़ता है। वो जलकर बोली। राबिया बेगम को हंसी आ गई। इतनी इतनी सी बातों को दिल पर नहीं लिया करते एकान। ज़िंदगी में तो न जाने क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम तो बहुत नाजुक मिजाज हो। अम्मा ठीक ही कहती हैं। लीजिए आप भी अम्मा की हमख्याल हो गई। उसने दुहाई दी। मैं यूँ ही खुद को बहुत मुतहमिल मिजाज ख्याल करती हूँ। वहम है तुम्हारा। वो मुस्कुराई। अच्छा खैर ये तो यूँ ही मजाक हुआ, मैं संजीदगी से कह रही हूँ। तुम चली आओ तो अच्छा हो। इस हाल में तुम्हारा यूँ तनहा रहना ठीक नहीं है। दोस्त राहत ज़रूरी है। कुछ नहीं होता बाजी, बहुत सी औरतें रहती हैं। वो लापरवाही से बोली। मैं आऊँगी किसी रोज़। अच्छा। उन्हें तामुल था। अल्लाह निगहबान। दूसरी जानिब से राब्ता मुनक़ता हो गया था। वो हमेशा ही अपने घर की सड़क का मोड़ यूँ ही बेपरवाही से काटा करता था। मोटर बाइक को फुल स्पीड से दौड़ाते हुए उसने जो ही मोड़ काटा, सामने से आते सफ़ेद आल्टो के ड्राइवर ने बेहद उजलत में ब्रेक लगाए थे। हाशिम को भी बाइक रोकते रोकते सेकंड्स की देर हुई। बाइक गाड़ी से लग गई थी। गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर सवार डॉक्टर शहला ने फिर नहाकर शीशा नीचे करके सर निकाला। बहुत जल्दी है आपको? वो गुस्से से बोली। फिर हाशिम को पहचान कर उसके तासुरात बदल गए। हाशिम बाइक से उतरकर उसके करीब चला आया। माज़रत ख्वाह हूँ। वो शर्मिंदगी से बोला। सन ग्लासेस में छुपी हुई आंखों का तासुर पोशीदा था, लेकिन उसके लबों के किनारे मध्यम सा गढ़ा नमूदार हुआ। सॉरी मैंने आपको देर से पहचाना। वो बोली। लेकिन गलती बहरहाल आपकी है। तस्लीम मैं फिर माज़रत ख्वाह हूँ। उसने सर झटका। आप बाइक बहुत तेज़ चलाते हैं, गलत बात है। उस दिन भी आप स्लिप हो गए थे। मैं बार बार मुफ्त इलाज नहीं करती। अब की बार वो खुलकर मुस्कुरा दी। हाशिम कुछ बोल ना सका। उसका चेहरा देखकर रह गया। उसके जी में ख्वाहिश उभरी थी कि सन ग्लासेस के पीछे छुपी हुई उसकी आंखें देख सके। हेलमेट पहना करें। उसने मशवरा देते हुए शीशा चढ़ा लिया था। गोया इशारा था कि वो अपनी बाइक सामने से हटाए। हाशिम सुस्त कदमों से बाइक की जानिब बढ़ गया। जी तो डियर लिसनर्स, आज के एपिसोड का इख्तिताम होता है यहीं पर। उम्मीद है आप सबको खुशी होगी, क्योंकि मैंने ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा दिया है और जो कम ड्यूरेशन की एपिसोड अपलोड की थी उसका अजाला कर दिया है। और जनाब मेरी जो फीलिंग थी, वाइब आ रही थी मुझे हाकिम चचा के हवाले से, तो जनाब बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई है। और हाकिम चचा की भी जो है वो नीयत ख़राब है रबिया के ऊपर, और रबिया के ऊपर मुझे बहुत तरस आ रहा है। न जाने इस लड़की के साथ क्या होने वाला है, वो कैसे सरवाइव करेगी इन हालात में। और दादी ने उसके साथ बहुत जुल्म किया कि उसको हर चीज़ से, हर बात से बेखबर रखा। बुज़ुर्गों को तो ज़्यादा डर होता है ना इस हवाले से कि हमें कुछ हो गया तो बच्ची की ज़ात है, लड़की की ज़ात है, इसका क्या होगा। तो उनकी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ कर उसकी शादी कर दी जाए, ताकि वो इस फ़िक्र से आज़ाद हों। लेकिन न जाने दादी ने क्या सोचा था, क्या उनका किरदार रहा, ये आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। फ़िलहाल तो रबिया के इर्द गिर्द हर तरफ सभी जो है खुदगर्ज़ और मतलब परस्त लोग नज़र आ रहे हैं, जो उसको हर हवाले से उसके लिए नुकसानदेह और बुरे साबित हो रहे हैं।
خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کہانی میں۔ انشاءاللہ جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔